हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो अरेस्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, राइट। और अरेस्ट चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज वगैरह को हमने पढ़ा था। इसके अलावा सेक्शन 40 और 41 को भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, अरेस्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अरेस्ट में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट कर लिया था, मीनिंग पढ़ लिया था, अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिया था, राइट। ओके, उसके बाद हमने ईडी वर्सेस दीपक महाजन का केस देखा था, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताया गया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी देखे थे, ठीक है। फेयर ट्रायल के लिए उसको इंश्योर करना, उसके प्रेजेंस को। अच्छा, अरेस्ट कैसा होना चाहिए? रीजनड अरेस्ट होना चाहिए कि मैकेनिकल होना चाहिए? रीजनड अरेस्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो है, इंटरनेशनल लॉज जो हैं, उनको भी हमने देखा था। उसके बाद हमने, हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूँ, हम अरेस्ट का जो टॉपिक है, अरेस्ट जो चैप्टर है, वो बहुत सारे छोटे छोटे उसमें सेक्शंस वगैरह हैं। कहाँ से स्टार्ट है? सेक्शन 35 से लेके 62 तक दिया है, ठीक है। तो अगर चैप्टर नंबर कौन सा है? 5, याद रखना। फिर से बता दूँ, यहाँ पर देखो, चैप्टर नंबर है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और सेक्शन है 35 से लेके 62, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 और सेक्शन 35 से लेके 62 तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो अरेस्ट जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे ताकि बहुत सारे जो छोटे छोटे सेक्शन से कवर हो जाएं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था कल, वो ये था कि कौन बंदा अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट क्या होता है हमने देख लिया है कि अरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी की पर्सनल लिबर्टी को क्या करना, डिप्राइव करना, ठीक है। अच्छा, अरेस्ट जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा कि भैया अरेस्ट कौन कर सकता है। हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, पुलिस वाला कर सकता है क्या? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पुलिस वाला कर सकता है। कौन सा सेक्शन था? 35 और 39, ठीक है। अच्छा, उसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आज वही पढ़ेंगे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे सेक्शन 35 पढ़ेंगे, और इसी में हमारा 2 लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और डिटेल्ड में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर होगा सेक्शन 35 के नाम। ओके, इसके अलावा हम प्राइवेट पर्सन का पढ़ चुके हैं क्या? ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। और मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं क्या? क्या प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है? हाँ भाई हाँ। कौन सा? सेक्शन 40 में। अच्छा, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है क्या अरेस्ट? हाँ भाई हाँ। किस में? सेक्शन 41 में। याद आ रहा है? जी सर, बिल्कुल याद आ रहा है। अच्छा, इस कल में आपको पुराना सीआरपीसी का सेक्शन नहीं लिखा था, याद रख लीजिएगा। ये जो प्राइवेट पर्सन का जो सेक्शन है वो पुराना हुआ करता था 43। क्या होता था? 43। तो मजिस्ट्रेट वाला क्या होगा? 44 होगा, ठीक है। अच्छा, याद करने का तरीका आपको क्या बोला था कि 3 लोग ही अरेस्ट कर सकते हैं। साइड के दोनों अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी हैं, बड़े लोग हैं। एक है तुम्हारा पुलिस ऑफिसर और साइड वाला है मजिस्ट्रेट, और बीच में कौन आएगा? आम आदमी। याद करने का तरीका कैसा बताया था? 39, 40, 41, ठीक है। तो 39, 40 और 41, ठीक है। चलिए, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट के द्वारा हो चुका है, कंप्लीट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुका है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, कुछ इसमें खास था नहीं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से। मैं ऑलरेडी लिख के ले आया हूँ ताकि हमारा जो है समझने में ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। चलिए सर, आप बोले सेक्शन 35 पढ़ाओगे, तो आप ये क्या एक अलग से टॉपिक लिख दिए हो? देखो, सेक्शन 35 को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन सेक्शन 35 को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ, ताकि सेक्शन 35 में जब हम जाएंगे तो उसके साथ साथ हमारा 2-3 काम इजीली हो जाएगा, समझे कि नहीं? ठीक है सर, बताइए। देखिए, अरेस्ट कितने टाइप का होता है, बस अभी इतना समझो। अभी मैंने 2 सेक्शन नहीं पढ़ाया है, सेक्शन 40 और 41, ठीक है। 40 था तुम्हारा प्राइवेट पर्सन और 41 था तुम्हारा मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी इस क्लास में सेक्शन 35, ठीक है। लेकिन सेक्शन 35 में जाने के लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूं, जो कि आपका कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को वो कवर कर लेगा, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? आगे अब देखिए, टाइप्स ऑफ अरेस्ट। क्या बोलो मेरे साथ? अरेस्ट कितने टाइप का होता है? आपने सुना होगा अरेस्ट होता है। तो अरेस्ट का कितने टाइप्स हैं भाई? अरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या होता है? बोलो मेरे साथ।
मेरे साथ बोलना, बोलोगे तो याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब तक सर के साथ बोलते नहीं हैं, ओके, रिपीट नहीं करते तो वो हमको याद रहता नहीं है। तो आपको देखना नहीं है, आपको बोलना भी है मेरे साथ, ठीक है। तो देखो, अरेस्ट दो टाइप का होता है। एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या होता है भैया? अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अरेस्ट विद वारंट। क्या होता है? अरेस्ट विद वारंट। सर अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट मतलब क्या? इसको बाद में पढ़ेंगे कि विदाउट वारंट विद वारंट क्या होता है। बस ये समझो अभी भैया, अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब, वारंट मतलब क्या है कि कोर्ट एक ऑर्डर दिया है लिख के कि जाओ फलाना आदमी को अरेस्ट करके लेके आओ, ठीक है। तो अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब क्या? कोर्ट के बिना वारंट इशू होने के बाद भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर ले रहा है। ओह माय गॉड, मतलब क्या कि यहाँ पर पुलिस वाला जो है कोर्ट के बिना वारंट इशू करने के बावजूद भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर ले रहा है। ओह माय गॉड, समझ रहे हैं मतलब कितना सीरियस क्राइम होगा ये। मतलब सोचिए, इतना सीरियस सिचुएशन है कि जहाँ पर पुलिस वाला कोर्ट के बिना ऑर्डर के, कोर्ट के बिना वारंट इशू के वो आपको क्या कर ले रहा है? अरेस्ट कर ले रहा है। तो ये है अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाएगा टॉपिक में कि भैया बताओ अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में लिखो। अब तो फंस जाओगे, आप तो सिर्फ सेक्शन 35 लिखोगे, उसी में दिया गया है, लेकिन बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से होता है अरेस्ट विद वारंट, वारंट के साथ अरेस्ट करना। और ये होता है बिना वारंट के आपका पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। तो 7 सिचुएशन है जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मेरे साथ साथ बोलो, कितने सिचुएशन है जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है? सर 7 सिचुएशन है। पहला है सिचुएशन कौन सा? सर पहला सिचुएशन है, पहले इसको मिटा दूँ नहीं तो ये सब इधर येलो येलो हो जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सिचुएशन है, क्या है सर बताइए? सबसे पहला सिचुएशन है सेक्शन 35, ठीक है, जो कि आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, ओके। दूसरा सिचुएशन है सेक्शन 39, जो कि ये क्लास ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है 40। सर 40 पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, प्राइवेट पर्सन जब अरेस्ट करता है। 41 भी पढ़ चुके हैं, हाँ सर पढ़ चुके हैं। कौन करता है? मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे, ये 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना हमारा, तीसरा और चौथा सेक्शन 40 41 हो चुका है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन 35, ठीक है। अच्छा, तो ये 4, इसके बाद हम लोग 39 पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 तो कवर हो जाएगा अभी, बाकी कितना बचा? ये बचा, ये बचा और ये 3 तो बचा। और 3 को जैसे ही पढ़ लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए रेडी हो जाएगा। तो अच्छा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए मेरे साथ साथ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? 40 41 कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन 35 पढ़ेंगे, 39 भी पढ़ेंगे। अच्छा 170 एक है, क्या है 170? बोलो मेरे साथ, कितना है 170? क्या बोलता है? अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कमीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आप अरेस्ट कर सकते हो। 6th नंबर है तुम्हारा, कोई अगर बंदा रिलीज़ हुआ है, ठीक है, रिलीज़ होने के बाद भी वो रिलीज़ के कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो अरेस्ट कर लोगे। अच्छा, फिर मान लो कोई बंदा को रेमिशन मिला था, ठीक है, उसका सज़ा कम हो गया था, छोड़ दिया गया था, या फिर उसको 1 साल के लिए उसका पनिशमेंट को मतलब होल्ड पे रखा गया था, हॉल्ट कर दिया गया था। और जब वो हॉल्ट पे था उसका पनिशमेंट, बाहर आकर वो फिर से क्या किया? फिर से वही काम किया, वही कांड किया, जिसकी वजह से उसका क्या होगा? फिर से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये 7 सिचुएशंस हैं जहाँ पर पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। फिर से मेरे साथ साथ बोलो, ये 7 सिचुएशन है जहाँ पर पुलिस वाला फिर क्या कर सकता है? बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर द अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट। कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पर अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के? तो आप तो सिर्फ सेक्शन 35 पढ़े हो, आप तो सिर्फ 35 लिखोगे। तो सर 40 और 41 जो था वो भी विदाउट वारंट था, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है पुलिस वाला। समझे कि नहीं? अच्छा, समझ में आ रहा है? ओके। तो ये 7 सिचुएशन है जहाँ पर बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। एक था सेक्शन 35 जो आज पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, ओके। दूसरा है अरेस्ट विथ वारंट। कौन कौन से सिचुएशन में वारंट के साथ अरेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये वारंट इशू कौन करता है? ये वारंट इशू करता है मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा,
अब ये जो वारंट इशू जो होता है ना भैया, अरेस्ट वारंट जिसको बोलते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेलेबल, क्या होता है बोलो मेरे साथ, क्या होता है बेलेबल। एक होता है बेलेबल वारंट और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। मतलब ऐसा वारंट जो कि बेलेबल है और ऐसा वारंट जो कि नॉन बेलेबल है। मतलब कोर्ट इशू किया एक वारंट, एक कोर्ट क्या किया, एक ऑर्डर दिया लिख कर कि जाओ फलाना बंदे को अरेस्ट करके लेके आओ, और उसी ऑर्डर में लिख दिया गया कि अगर वो बंदा सिक्योरिटी दे देता है ना तो उसको छोड़ देना, तो हम बोलेंगे अवेलेबल वारंट है। लेकिन मान लो उसने ऐसा काम किया है जो कि उसको बेल पे छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, तो भैया उस केस में अरेस्ट वारंट तो है लेकिन वो नॉन बेलेबल है, उसको बेल नहीं मिलेगा सिक्योरिटी देने पर, उसको हाजिर होना ही पड़ेगा कोर्ट, तो उसको बोलेंगे नॉन बेलेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये जो है ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर का नाम है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। जब हम प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इसको कवर करेंगे, तो अभी हमको ये पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया? हमको बस क्या पढ़ना है? अरेस्ट विदाउट वारंट, कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो 7 सिचुएशन है। 40-41 पढ़ चुके हैं, 35 आज पढ़ेंगे, 39 उसके बाद, और बाकी का 3 170, 142 और 473। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मान लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं सेक्शन 35 पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, मैं आ गया हूँ सेक्शन 35 पर और मैं आपके लिए ये लिख भी चुका हूँ, तो अब मेरा काम सिर्फ होगा आपको समझाने का। ठीक है सर, अभी तक मैं जो देखो, अभी तक मैं बताऊं तो मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ, बस आपको एक चार्ट बताया। चार्ट में क्या बताया कि सेक्शन 35 को पढ़ने के लिए हम कुछ कुछ ऐसे चीज़ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अरेस्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट और एक होता है अरेस्ट विथ वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट कितना सिचुएशन है? 7 सिचुएशन है। 7 में से 4 तो पास पास में है, क्या? 39, 40, 41 जो कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा इसमें, और एक है 35। समझ में आ रहा है? तो 35 हम पढ़ने गए अभी। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अरेस्ट विदाउट वारंट का सबसे पहला नंबर है सेक्शन 35। ठीक है, तो बोलो मुझको, सेक्शन 35 का मार्जिनल नोट्स का नाम क्या है? व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, मतलब क्या? समझो, पुलिस वाला जो है, आपको याद है क्या सर? क्या याद है बताइए? पुलिस का पावर के बारे में, कि पुलिस का पावर क्या होता है? अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो उस केस में पुलिस वाला बिना वारंट के, विदाउट वारंट क्या कर सकता है? वो अरेस्ट कर सकता है। ओ माय गॉड, याद आ रहा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये फीचर है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के पास वाइड पावर है, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेने का ज़रूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट का वारंट इशू होने का ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। उसी तरीके से अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस वाले के पास और एक पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट पावर था जो कि पहला क्लास में मैं आपको बताया था, याद है? हाँ सर, बिल्कुल याद है। तो वही चीज़, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि किस किस सिचुएशन में कब कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो सेक्शन 35 है, पुराना सीआरपीसी में क्या हुआ करता था? 41। क्या हुआ करता था? बोलो मेरे साथ, 41। ठीक है, 41। 41 मतलब 41, तो पुराना 41 और अभी का है सेक्शन 35। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद कर लो, लिख लो, एग्ज़ाम में आ सकता है भाई, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सर, सेक्शन 35 को पढ़ने का जो तरीका होगा मैं बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो ध्यान से फुल फोकस के साथ देखिए, देखिए मेरे साथ साथ। सेक्शन 35 का नाम समझ में आया कि पुलिस वाला कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मतलब बिना वारंट के। सर वारंट मतलब वो तो बता दो भाई। वारंट का मतलब सिंपली मतलब सोचो ये कि ये है कोर्ट, ये है कोर्ट। कोर्ट क्या किया? एक पेपर में लिख के दे दिया और कोर्ट मजिस्ट्रेट का साइन दे दिया कि जाओ फलाना आदमी को अरेस्ट करके लाओ।
ये है पुलिस ऑफिसर, इसको लिख के दे दिया और इसमें बोला, ऑर्डर दिया पुलिस को, जाओ इस एक्यूज्ड को अरेस्ट करके लेके आओ। बस एक ऑथोरिटी ऑर्डर है, बस इतना समझो, बस हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सर कब पुलिस वाला बिना उस वारंट के अरेस्ट कर सकता है, समझे? ठीक है सर। तो सेक्शन 35 में टोटल कितने सबसेक्शन हैं? टोटल इसके अंदर 7 सबसेक्शन हैं। कितने हैं बोलो मेरे साथ साथ? 7 सबसेक्शंस हैं। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 35 से का 1 से लेकर सेक्शन 35 का 7 तक है। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, इसमें समझने का क्या है? सेक्शन 35 में टोटल कितने सबसेक्शन हैं? टोटल 7 है। ओके, पहला सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पहला सबसेक्शन में ए से लेके जेड तक का क्लॉज दिया गया है। ओ माय गॉड, नहीं समझा? मैंने ये कहा कि सेक्शन 35 में टोटल 7 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 2 3 4 5 कहाँ तक गया है? 7 तक। लेकिन जो पहला वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, पहला वाले के अंदर भी ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक क्या दिया गया है? पॉइंट दिया गया है, क्लॉज दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? सेक्शन 35 7 क्लॉज, पहला क्लॉज में ए से लेके जे तक है तुम्हारा सब क्लॉज। समझ में आया? सब क्लॉज नहीं, सबसेक्शन क्लॉज दिया गया है, ए से लेके जे तक क्लॉज दिया गया है। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है? नो। आइए सबसेक्शन 1 अभी पढ़ते हैं। तो पहला सबसेक्शन 1, ठीक है, तो सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। नाम क्या है? नाम ये है, देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और सेम टाइम पे मैं मिटा दूंगा, वरना ना ये थोड़ा ख़राब दिखता है। ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट द वारंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 1 का नाम ये लिखा गया है कि कब पुलिस वाला बिना वारंट के, कब पुलिस वाला बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 1 का क्या नाम है कि कब पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूँ, इसका नाम आप लिख लीजिएगा। तो सेक्शन 35 का 1 क्या बोलता है कि कब कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, सीधा सा मतलब है। तो आपको पता होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, तभी तो वो कर पाएगा बिना वारंट के अरेस्ट। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जहाँ पर पुलिस वाले के पास वाइड पावर होता है। ठीक है सर, पक्का समझ में आ गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस जहाँ पर पुलिस वाले के पास वाइड पावर होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब जब सबसेक्शन 1 हम पढ़ेंगे ना, तो सबसेक्शन 1 के अंदर मैंने क्या बताया? ए से लेके जे तक पॉइंट है। कितना तक है? ए से लेके जे तक। ठीक है, ओके। तो पहला सबसेक्शन के अंदर कितना टो पॉइंट बताया? ए से लेके जे तक। यहाँ पर देखो, ये ला देखो, ए से लेके जे तक है। ओके सर, तो पहला सबसेक्शन में मैंने ये कहा कि देखो कि कब कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 35 का 1A कहता है ये वाला कि भैया अगर कोई पुलिस वाले के सामने कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। पहला केस समझ में आ गया? फिर से सेक्शन 35 का 1 ये कह रहा है कि कब कब पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो उसमें कब कर सकता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कर सकता है, सीधा सा बात है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली अब देखते हैं, तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ये कहता है, ठीक है, सबसेक्शन 1 का सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये कहता है अगर पुलिस वाले के सामने कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ये है, बताता हूँ, देखिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा मुझको टाइम दीजिए, मैं सारा चीज़ बताता हूँ। देखिए ये है पुलिस वाला, ठीक है, ये जा रहा था मार्केट। ठीक है, यहीं पर एक बंदा दूसरे बंदे को चाकू से मार रहा था। ठीक है, मर्डर कर रहा था, उसके सामने कर रहा है मर्डर, देख लिया पुलिस वाला, उसके सामने हो रहा है पूरा। ठीक है, पुलिस वाला, द पुलिस ऑफिसर वाज प्रेजेंट। ठीक है,
एट द क्राइम सीन एंड ही हैज़ विटनेस्ड द क्राइम, ठीक है, उसने पूरा क्राइम को देखा होते हुए। तो अब मुझे बताओ, पुलिस वाले के सामने अगर कोई क्राइम हो रहा है और वो क्राइम है कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो ऑफेंस में पुलिस वाला बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है वारंट के, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोलता है, पहला 1 का ये बोलता है कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, कौन सा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, किसके सामने, पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले के सामने अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, वो मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लाएगा फिर। ओ माय गॉड, समझ में आ गया? हाँ सर समझ गए। दूसरा है, ये है तुम्हारा ए बिट, ठीक है। बी क्लॉज क्या बोलता है? बी वाला क्लॉज बोलता है, मान लो आपने पुलिस वाले के सामने नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले के पीठ पीछे किया, उसको नहीं मालूम, ठीक है, कहीं पर भी किया होगा, लेकिन आपने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट दिया गया है 7 साल तक का। कितना दिया गया है? 7 ईयर्स तक का, ठीक है, 7 साल तक का पनिशमेंट दिया गया है, अप टू 7 ईयर्स। अगर आपने ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट कहाँ तक दिया है? 7 ईयर्स तक, ठीक है, तो उस केस में पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, उस केस में भी कर सकते हैं, हाँ उस केस में भी कर सकता है। मतलब सर 7 साल या 7 साल से कम? बोल रहा है 7 साल होना चाहिए या फिर 7 साल से कम भी हुआ तो चलेगा। अगर आपने कोई ऑफेंस किया, और ऑफेंस कैसा होना चाहिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अच्छा, जिसमें पनिशमेंट कितना होना चाहिए? 7 साल या फिर 7 साल से कम होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, 7 साल होना चाहिए या फिर 7 साल से कम होना चाहिए। अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है तो उस केस में भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। ओ माय गॉड, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन कितने कंडीशन है? टोटल 2 कंडीशन है, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसको बस हाईलाइट कर रहा हूँ और जो लिखा हूँ उसको लिख लो, क्योंकि समझाऊंगा बाद में। मेरे साथ फिर से, अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया पुलिस वाले के सामने किया तो आपने ये क्लॉज में आप कवर हो जाओगे, क्योंकि पुलिस वाले के सामने आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर लेगा, सीधा सा बात है। लेकिन मान लो पुलिस वाले के सामने आपने नहीं किया, आप कहीं पर भी किए, लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ठीक है, जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक का दिया गया है या फिर उससे कम दिया गया है, 7 साल या उससे कम दिया गया है, तो उस केस में भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर लेगा। ओ माय गॉड, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, और कंडीशन कितना है? टोटल 2 कंडीशन है, ठीक है। कितना कंडीशन है? टोटल 2 कंडीशन है। समझ में आ रहा है? ओके, कंडीशन क्या है सर? बताएंगे, नीचे अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो बस डायग्राम है। ओहो, ठीक है। चलिए, आपने मान लो और एक ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस के सामने किया नहीं, करते तो आप क्लॉज ए में आ जाते, ठीक है। आपने पीठ पीछे किया, लेकिन इस बार आपने जो ऑफेंस किया कॉग्निजेबल तो है, लेकिन इसमें पनिशमेंट है 8 साल का मिनिमम, फॉर एग्जांपल, या फिर 10 ईयर्स का है, तो ये तो 7 साल पार हो जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो बोलता है अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, कितना है? 7 साल से ज़्यादा है, क्योंकि 7 साल तक का आ गया है बी क्लॉज में ना। अगर 7 साल से ज़्यादा है, या फिर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, मतलब सीधा मौत का सज़ा है, तो भाई उस केस में भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में कोई कंडीशन का ज़रूरत नहीं है। ओ माय गॉड, नो कंडीशंस, लेकिन इस केस में कंडीशंस था। ओहो, चलिए फिर से सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन पूरा आपको रटा के आपके ब्लड में मैं डाल दूंगा, इतना कह सकता हूँ मैं। चलिए फिर से, मैंने ये कहा हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 35 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 35 ये कहता है कि पुलिस वाला कौन से सिचुएशन में कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि भैया पुलिस वाला सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो मैं लिख लिया कॉग्निजेबल ऑफेंस ऊपर, लेकिन इसका भी 3 सिचुएशन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, लेकिन अगर पुलिस वाले के सामने अगर आपने किया तो आप क्लॉज ए में आ जाओगे, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने किया, लेकिन आपने उसके सामने ही नहीं किया, पीठ पीछे किया, पीठ पीछे मतलब उसके एब्सेंस में किया, लेकिन उसमें पनिशमेंट जो था 7 साल तक का था। कितना था? 7 साल तक का था, या फिर उससे कम था, तो उस केस में भी अरेस्ट करेगा क्या आपको? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है? कुछ कंडीशन है। कितना कंडीशन है? टोटल 2 कंडीशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है?
ओके, दो कंडीशन है। अगर दो कंडीशन पूरा होता है तो पुलिस वाला आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, भले ही उसमें 7 साल से कम का सज़ा हो। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस 7 साल से कम का सज़ा, तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आपने कोई ऑफेंस किया, वही कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, लेकिन इस बार जो आपने ऑफेंस किया ना भाई, बहुत ही तगड़ा वाला ऑफेंस किया है जिसमें डेथ का पनिशमेंट है, ठीक है, या फिर 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो उस केस में भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना कि सीरियस क्राइम है, 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, तो उस केस में भी पुलिस वाला आपको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सी वाले क्लॉज में, यानी ये जो क्लॉज है ना भाई, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो बिना कंडीशन के आपको अरेस्ट कर लेगा। लेकिन बी वाले क्लॉज में कंडीशन है, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, समझ में आ रहा है? जी सर बिल्कुल। तो चलो फिर से मुझे बताओ, क्लॉज ए में क्या है? क्लॉज ए में है जब आप पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हो, क्लॉज ए में आते हो। पुलिस ऑफिसर के एब्सेंस में आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उसमें पनिशमेंट अगर 7 साल से ज़्यादा है, कौन सा क्लॉज में आएगा? बी या सी? वेरी गुड, सी में आएगा, क्योंकि 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट दिया गया है। मान लो आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, उसमें डेथ पनिशमेंट है, कहाँ पर आएगा, कौन सा क्लॉज में? ए बी सी? किस में आएगा? डेथ पनिशमेंट है, सी में आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। अच्छा, सी में आएगा, तो सी में अगर आया तो इसमें क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करने का ज़रूरत है क्या? नहीं, सी में अगर आ गया तो नो कंडीशन रिक्वायर्ड, कोई कंडीशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट था 5 ईयर्स फॉर एग्जांपल, तो उस केस में पुलिस वाला अगर आपको तभी अरेस्ट करेगा जब दो कंडीशन फुलफिल्ड होगा, ठीक है। दो कंडीशन पूरा हुआ, पुलिस वाला आके आपको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। कौन सा क्लॉज में? बी क्लॉज में। समझ में आ गया? चलो मेरे साथ साथ इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट टाइम फिर से, पुलिस वाला कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। पहला केस है 35 का 1 का ए, कहता है पुलिस वाले के सामने अगर आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, उसके सामने, आंखों के सामने, दिन दहाड़े आपने उसके आंखों के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, झट से आपको वो अरेस्ट कर लेगा। दूसरा, आपने कोई ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट मैक्स टू मैक्स कितना था? 7 साल था, उससे ज़्यादा नहीं था या फिर कम था, तो उस केस में भी अरेस्ट करेगा। लेकिन भैया कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, कंडीशन होते ही वो आपको अरेस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। और सी वाला क्लॉज बोलता है कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया, लेकिन उसमें जो पनिशमेंट था ना भाई, वो 7 साल से ज़्यादा का दिया गया है या फिर डेथ पनिशमेंट है, तो उस केस में कोई कंडीशन का ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही अरेस्ट कर लेगा। हाँ, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, मेरा मुंह दर्द देने लग गया। कोई बात नहीं, चलिए। तो ये था डायग्राम। ये डायग्राम को एक बार पढ़ लोगे तो ए बी सी क्लॉज समझ में आ जाएगा। अब इसी को मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा, अभी लिख दिया हूँ। आइए तो ए क्लॉज एक बार पढ़ लेते हैं जो बताया हूँ। बताइए ए क्लॉज क्या था? आपने किसके सामने किया है? पुलिस ऑफिसर के सामने। कौन सा ऑफेंस किया है? कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। समझ में आया? ओके, चलिए अब बस इसको रीड करना है। तो ए क्लॉज तो समझ में आ गया। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई बंदा क्या करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करता है, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, दे कैन बी अरेस्टेड इमीडिएटली। सीधा सा बात है, वही पहला वाला क्लॉज जो मैं बता दिया हूँ यहाँ पर। बिल्कुल सर, ठीक है, नो डाउट। कोई डाउट है क्या सर? बिल्कुल डाउट नहीं है। ये डायग्राम को बना लेना, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए दूसरा है तुम्हारा वही कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन पनिशमेंट कितना है? 7 साल से कम है। चलो दूसरा बोलता है भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, लेकिन पनिशमेंट कितना है? अप टू 7 ईयर्स से, 7 साल या उससे कम है, ठीक है। तो सर आपने इन्फॉर्मेशन लिखा है, आइए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा हूँ। मतलब वही बोल रहा है, अगर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम अगर है, तो पुलिस वाला उस केस में उसको क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। वही बात है, देखो तो बोलता है इफ़ देयर इज़ अ रीजनेबल कंप्लेंट। मान लो कोई बंदा कंप्लेन किया या फिर पुलिस ऑफिसर को एक विश्वासजनक कोई इन्फॉर्मेशन मिला, ओके, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला, या फिर रीजनेबल सस्पिशन हो रहा है पुलिस वाले को। ये 3 चीज़ फिर से बता रहा हूँ। रीजनेबल कंप्लेंट हुआ है, कोई कंप्लेंट दे दिया है,
या फिर कोई इन्फॉर्मेशन इसको मिला है, या फिर इसको खुद शक लग रहा है, रीजनेबल सस्पिशन लग रहा है, तो अगर ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में दैट अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये जो कंप्लेंट है किस चीज़ को लेके, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको मिला है किस चीज़ को लेके मिला है कि कोई फलाना बंदा ने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और जिसमें पनिशमेंट कितना है, अप टू 7 ईयर्स है, 7 साल तक है, उस 7 साल या फिर उससे कम है, 7 साल तक दिया है, तो उस केस में द अरेस्ट कैन बी मेड, तो उस केस में अरेस्ट हो सकता है। तो जो मैं बताया उसी को देखो लैंग्वेज में इसमें लिख दिया गया। तो क्या बोला गया, अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिलता है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलता है, या फिर रीजनेबल सस्पिशन होता है, किसको, पुलिस वाले को, किस चीज़ को लेके कि कोई पर्टिकुलर बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट कितना है, 7 साल तक का है, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भैया इसमें कंडीशन था क्या, हाँ क्या कंडीशन था, 2 कंडीशन। चलिए देखते हैं 2 कंडीशन क्या है। तो इसमें 2 कंडीशन क्या था, इसमें 2 कंडीशन ये था, पहला कंडीशन ये था कि सबसे पहले देखो, पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो पुलिस वाले को जो इन्फॉर्मेशन मिला है ना कि कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल का है, तो पुलिस वाले को पहला रीज़न टू बिलीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव। देखो यही चीज़ मैं ऊपर लिखा हूँ, यहाँ पर देखो डायग्राम में, कंडीशन क्या था, रीज़न टू बिलीव। मतलब ये कि पुलिस वाले को के पास कारण है ये बिलीव करने का कि ये ऑफेंस हुआ ही है, उसके पास रीज़न होना चाहिए बिलीव करने का, पहला तो ये है। द पुलिस ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। पुलिस वाले के पास ये कारण है, ये विश्वास करने का कि भैया ये ऑफेंस हुआ है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा कंडीशन ये है कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। दूसरी बात, पुलिस ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हो चुका है कि भैया अरेस्ट ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, इनमें से कोई भी एक रीजंस के लिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो यहाँ पर ए से लेके ई तक का पॉइंट दिया गया है। अगर ए से लेके ई तक के पॉइंट में अगर किसी भी रीज़न के लिए अरेस्ट करने का ज़रूरी है तो उस केस में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। बताओ मुझे, पहला कंडीशन क्या है, पुलिस वाले के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि बंदा ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। दूसरा क्या है, पुलिस ऑफिसर ये सेटिस्फाइड है कि उसको ये सभी कारण के वजह से अरेस्ट करना पड़ेगा, जैसे टू प्रिवेंट द फर्दर ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर को लग रहा है भैया कि अगर इसको हम लोग नहीं पकड़े ना, ये वापस से वही चीज़ करेगा। ठीक है। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो सके। अच्छा, तीसरा है टू प्रिवेंट एविडेंस टैम्परिंग। अगर हम इसको अरेस्ट नहीं किए ना तो ये कल जाकर क्या कर सकता है, एविडेंस को छेड़छाड़ कर सकता है, एविडेंस को ही गायब कर सकता है। अच्छा, तो उस केस में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक रीज़न फुलफिल होना चाहिए। फिर है टू प्रिवेंट द एक्यूज्ड फ्रॉम थ्रेटनिंग विटनेसेस। ये क्या कहता है कि अगर हम इसको अरेस्ट अगर नहीं किए ना भाई, तो ये क्या करेगा, जाकर जो विटनेसेस लोग हैं ना उनको डराएगा, धमकाएगा, तो इसीलिए इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। लास्ट है टू इंश्योर द एक्यूज्ड प्रेजेंस इन कोर्ट। हो सकता है कि एक्यूज्ड भाग जाए, इंडिया से ही बाहर भाग जाए, या फिर मतलब छोड़ के भाग जाए जो जहाँ रहता है वो, तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है। तो ये 5 रीज़न में से कोई एक रीज़न फुलफिल होना चाहिए, तभी पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है, भले ही सज़ा 7 साल या उससे कम हो। समझ में आया? चलो और एक बार बताओ, फिर से बताता हूँ। देखो, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बोलता है, अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई फलाना आदमी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल का पनिशमेंट दिया गया है या फिर उससे कम का है, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन कितना है, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि पुलिस वाले को ये रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि उसने वो ऑफेंस किया है, पहला चीज़ ये। दूसरा, ये 5 रीज़न होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। या फिर मान लो उसको लगता है पुलिस वाले को कि वापस वो क्या करे, ऑफेंस ना करे, तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है टू प्रिवेंट द फर्दर ऑफेंस। अगर इसको छोड़ देंगे तो वापस वो वापस क्या करेगा, फर्दर ऑफेंस करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है। एविडेंस टैम्परिंग को प्रिवेंट करने के लिए इसका अरेस्ट करना ज़रूरी है। विटनेसेस लोगों को ये डरा धमका सकता है, भैया इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर उसके प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट में हमको इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हुआ तो पुलिस वाला क्या कर सकता है, उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है।
अगर वो बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक का है, यानी उससे कम है या 7 साल तक का है। लेकिन 2 कंडीशन है, रीज़न टू बिलीव प्लस ए से लेके ई तक का कोई भी कंडीशन। इसलिए देखो ऊपर में मैंने क्या लिखा था, ए से लेके ई तक का कंडीशन। अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए ये समझ में आया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है, देखो द रीज़न फॉर अरेस्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब जब पुलिस वाला उसको अरेस्ट करने जाएगा ना बंदे को, तो वो राइटिंग में मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसको लिखना पड़ेगा कि वो क्यों जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि याद है हम पढ़े थे अरेस्ट मस्ट बी रीजनड अरेस्ट एंड नॉट मैकेनिकल अरेस्ट। भाई रीजनड अरेस्ट होना चाहिए, आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों आप उसको अरेस्ट करने जा रहे हो। आप लिखोगे क्योंकि भैया हम इसलिए अरेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये हो सकता है कि एविडेंस टेम्परिंग करे, ठीक है, हो सकता है कि विटनेस लोग को डराए धमकाए, तो कुछ भी जो रीज़न आपको लगता है इन्हीं में से आप उसको लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपने अरेस्ट अगर नहीं किया तो उसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अरेस्ट करेंगे भी तो रीज़न लिखेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे भी तो रीज़न लिखेंगे, दोनों केस में। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो उस केस में भी रीज़न लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्लॉज ए क्लॉज बी कवर कर लिया है, और ये कहाँ तक है? जे तक है। ऊपर देखो बताया था मैं आपको, ये जे तक, ए से लेके जे तक, ठीक है। और ये ए से लेके जे तक सिर्फ किसका है? सबसेक्शन 1 का है। ओ माय गॉड, उसके बाद फिर 7 तक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? क्लॉज ए और क्लॉज बी पढ़ लिया है सबसेक्शन 1 का। क्लॉज ए बोलता है अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर लेगा सीधा झट से जाके। अगर आपने पुलिस ऑफिसर के एब्सेंस में कहीं पर भी क्या किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, तो उस केस में भी आपको अरेस्ट करेगा। लेकिन कंडीशन 2 है। पहला है रीज़न टू बिलीव, उसको कारण होना चाहिए उसके पास कि आपने ये ऑफेंस किया है। दूसरा, ए से लेके ई तक का कोई भी कंडीशन फुलफिल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या था? आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया, लेकिन आपने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है भाई, 7 साल से ज़्यादा है, या फिर डेथ पनिशमेंट है। तो उस केस में कंडीशन चाहिए क्या? नहीं भाई, क्या कंडीशन चाहिए? तो खुद अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रेव ऑफेंस है, समझे कि नहीं। तो उस केस में आपको सीधा पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, तो इसमें कोई रीजंस नहीं चाहिए। तो चलिए सी नंबर देखते हैं क्या लिखा हूँ। वही लिखा हूँ, देखो सी नंबर देखो, वही इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन वही है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन पनिशमेंट कितना है इसमें? पनिशमेंट है 7 साल से ज़्यादा। तो वही देखो क्या है, इफ़ देयर इज़ अ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दैट, अगर मान लो कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिला कि बंदा ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट है 7 साल से ज़्यादा या फिर डेथ सेंटेंस, तो उसी केस में पुलिस ऑफिसर जो बोलता है कि, तो जो पुलिस ऑफिसर जो ये मान रहा है कि ये सारा चीज़ सच है, उस केस में पर्सन कैन बी अरेस्टेड, बंदा अरेस्ट हो सकता है, समझे। तो वही चीज़ को लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया गया है। If there is a credible information that a person has committed a cognizable offense punishable with 7 years or more than 7 years of imprisonment or death sentence, and police officer believes that the information to be true, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दिया है ना मुझको कि ये बंदा ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा का है, पुलिस ऑफिसर ये मान रहा है कि ये सच है, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, मिटा देता हूँ, नहीं तो ये येलो येलो डट्टी पेल्लो हो जाएगा। चलो हुआ, तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा, डी नंबर पॉइंट पे। तो ये तीनों का डायग्राम ऊपर बना लिया गया था, ए बी सी, ठीक है। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसी को हमने डायग्राम बना लिया, समझ लिया। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन। अगर सबसेक्शन 1 ये कहता है 35 का 1 कि पुलिस ऑफिसर का बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, तो बताओ मजिस्ट्रेट के सामने, सॉरी, अगर आप हो पुलिस वाले, आपके सामने कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो आप अरेस्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कौन सा सबसेक्शन? सबसेक्शन 35 का 1 क्लॉज ए। अच्छा, आपने कोई, फॉर एग्जांपल अभी आप एक्यूज्ड हो, आपने कोई ऑफेंस किया लेकिन जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, तो उसमें पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है क्या? कर सकता है, लेकिन कंडीशन कितना है? 2 एक रीज़न टू बिलीव और दूसरा ए से लेके ए तक। अच्छा, आपने कोई ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा है या फिर डेथ सेंटेंस है, तो उस केस में अरेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कोई रीज़न, कोई कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जिस तरह से बी में है? नहीं भाई नहीं। ओके, ख़त्म। चलते हैं अभी डी नंबर पॉइंट। डी कहता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। क्या बोलता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है।
देखो अगर कोई बंदा ना, बस इतना समझो, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, तो इसलिए बस जितना ज़रूरी उतना ही समझो। एक बंदा है, ठीक है, इसको बुलाया गया, कोर्ट आओ, ठीक है, कोर्ट आओ, तुम्हारा कोर्ट को समन भेजा गया है कि आओ कोर्ट में आओ, तुम्हारा बयान लेना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी। अब ये जो बंदा है कोर्ट जा ही नहीं रहा, भाग रहा है, बुलाया गया आया ही नहीं, समन भेजे नहीं माना, तो फिर वारंट इशू कर दिए, अरेस्ट वारंट, फिर भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, समन इशू किए, वारंट इशू किए, आ ही नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या करता है ना, जो बंदा कोर्ट नहीं आ रहा है उस बंदे को, जहाँ उसका घर है वहाँ पर जाके बैंड बाजा के साथ, ढोलक वोलक बजा के, ठीक है, बैंड बाजा ढोलक वोलक बजा के अनाउंस किया जाता है कि ये जो बंदा है भैया ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया है, ठीक है। यानी अब उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है, कोर्ट उसको भगोड़ा मान लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया है। तो अगर कोई इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है तो उस केस में उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, तो उस केस में वारंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। क्या बोला, अगर कोई बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है तो उस केस में उसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, वो भी बिना वारंट के। समझ में आया। तो तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वारंट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि कोर्ट इसको क्या घोषित कर दिया है, भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि ये कोर्ट के आदेश को मान ही नहीं रहा है। तो कोर्ट कह दिया भैया ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है। तो अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया ना भाई, तो बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लेगा पुलिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा है स्टोलन प्रॉपर्टी। वही आपके पास मान लो चोरी का सामान मिला, भाई अगर आपके पास चोरी का सामान मिला या फिर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास चोरी का सामान है और ऐसा माना भी जा रहा है कि आपने उसी से रिलेटेड ऑफेंस भी किया है, तो उस केस में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, ठीक है। समझा रहा है। तो ये बहुत ईजी है। इफ़ द पर्सन इज फाउंड विद सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी एंड ही इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस रिलेटेड टू इट, ही कैन बी अरेस्टेड। सीधा सा बात है। तो अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप स्टोलन प्रॉपर्टी आपके पास से मिलता है, अगर आपके पास से कोई चोरी का सामान मिल रहा है और ऐसा भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि आपने ही किया है वो सारा चीज़, तो उस केस में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, F नंबर पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन और एस्केप। आप क्या कर रहे हो ना, पुलिस वाले को उसका ड्यूटी करने ही नहीं दे रहे हो। अरे भाई, पुलिस वाले को आप उसका ड्यूटी करने नहीं दे रहे हो, आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसकी ड्यूटी करने में, ठीक है। या फिर आप उसके कस्टडी से भाग गए, आपको पकड़ा था, आप उसके कस्टडी से भाग गए, तो उस केस में भी आपको वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब वो क्या वारंट लेने जाएगा क्या कोर्ट, वो सीधा आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, समझे। तो ऑब्स्ट्रक्शन और एस्केप याद रखना। इफ़ अ पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर, अगर कोई बंदा ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, क्या हो गया भाई, अगर एक बंदा ऑब्स्ट्रक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, इफ़ अ पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स पुलिस ऑफिसर फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटी, उसकी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से उसको रोक रहा है, बाधा डाल रहा है, ओके। और इसके अलावा एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, उसके कस्टडी से भी भाग गया या फिर कोशिश कर रहा है भागने का, तो उस केस में उसको बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। सीधा सा बात है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उसको उसका ड्यूटी करने नहीं दे रहे हो, आप उसके हिरासत से भाग गए, फरार हो गए या फिर कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है कोर्ट का, फिर उस समय वारंट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। फिर है तुम्हारा जी नंबर पॉइंट है डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। आप आर्मी में थे, आपको भेजा गया था लड़ाई करने के लिए, आप डर के मारे भाग गए वहाँ से। अरे भाई, आप हो देश के होनहार, हाँ, जांबाज आर्मी ऑफिसर, और आप वहीं से अगर भाग जाओगे तो फिर क्या होगा, तो उस केस में भी आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अ पर्सन सस्पेक्टेड फ्रॉम डिजर्टिंग फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, आप आर्मी में काम कर रहे थे और आप वहीं से भाग गए, ठीक है, काम कर रहे थे, आपको भेजा गया था वॉर में और आप वहीं से भाग गए, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आप डिजर्टर साबित हो गए, इफ़ यू आर ए डिजर्टर, इफ़ यू आर बीइंग सस्पेक्टेड ऑफ डिजर्टिंग फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, ठीक है,
तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अ पर्सन सस्पेक्टेड फ्रॉम डिजर्टिंग, एक बंदे को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो डिजर्टर हो गया है या फिर डिजर्ट कर गया है आर्म फोर्सेस से, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। डिजर्टर मतलब जो भगोड़ा है, ठीक है, भाग गया है। अ पर्सन सस्पेक्टेड फ्रॉम डिजर्टिंग, एक बंदे को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो भाग चुका है आर्म फोर्स से, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एच नंबर पॉइंट है एक्स्ट्राडिशन। क्या है एक्स्ट्राडिशन? एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है कि इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या होता है ना, एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया हमारा कोई बंदा आपके पास मिलेगा तो आप भेज देना, ठीक है, उस टाइप का। मान लो कोई इंडिया का है बंदा, बाहर जाके ऑफेंस कर लिया, ठीक है, तो उस केस में भी अगर उस पर एक्स्ट्राडिशन का कानून अप्लाई हो जाता है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। सीधा सा बात है, इंडिया का बंदा बाहर जाके कोई क्राइम कर दिया और उस पर एक्स्ट्राडिशन का कानून लग गया तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आई नंबर पॉइंट है आपका रिलीज्ड कन्विक्ट ब्रीचिंग द रूल्स। मान लो आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम जेल से निकले थे। सर हम क्यों निकले थे, हम क्यों जेल गए थे? अरे भाई मान लो ना यार, मानने में क्या है, इतना सीरियस काहे होते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक बंदा, चलो आप नहीं मानोगे, आप थोड़ा ले रहे हो दिल पे, कोई बात नहीं। ये बंदा है, ये कौन है? ये कन्विक्टेड, ये कन्विक्ट है। कौन है कन्विक्ट? अभी अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम रिलीज़ हुआ है जेल से। रिलीज़ होते ही इसका जो कंडीशन था ना, जो रूल था, जो कंडीशन था रिलीज़ कंडीशन, उसी को वो तोड़ दिया, उसी को वो ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो भैया वापस इसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। समझे? आप पढ़ो, इफ़ अ पर्सन हु वाज प्रीवियसली कन्विक्टेड, जिसको पहले कन्विक्शन हो चुका है और वो अभी रिलीज हो चुका था, एंड वायलेट्स द रूल मेड अंडर सेक्शन 394(5) ऑफ द BNSS, तो BNSS का जो 394 का सबसेक्शन 5 में जो रूल्स दिया गया है, उस रूल्स को अगर वो तोड़ दिया तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वापस अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम जेल से छूटे थे, छूटते ही आपने फिर से कुछ क्राइम कर दिया, तो आपने कुछ रूल्स को वायलेट कर दिया। कौन सा रूल? जो कि 394 का सबसेक्शन 5 में दिया गया है, तो उस केस में भी आपको क्या किया जा सकता है? पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। ओह माय गॉड। उसी तरीके से है रिक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। मान लो दूसरा पुलिस ऑफिसर क्या किया, दूसरा लोकेशन का हमको फ़ोन करके या फिर लिख कर रिक्वेस्ट किया कि भैया देखो ये फलाना एक्यूज्ड है, भाग चुका है, आपके लोकेशन में है और इसने ये क्राइम किया है, आप उसको क्या कर लो, आप उसको अरेस्ट कर लो। तो आप उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? उस बंदे को अरेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया है और क्राइम भी बताया है, वही है। एंड अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट द वारंट, उस केस में बिना वारंट के मैं अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड, बस कंडीशन ये है कि जो बंदा मुझे रिक्वेस्ट किया ना, जो पुलिस ऑफिसर जो मुझको रिक्वेस्ट किया कि जाओ उसको अरेस्ट कर लो प्लीज़, वो बंदा उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड होना चाहिए। मतलब वो अगर कर सकता अरेस्ट तो मैं भी कर पाऊँगा, बस ये होना चाहिए। प्रोवाइडेड द रिक्विजिशनिंग ऑफिसर कुड हैव लीगली मेड द अरेस्ट देमसेल्फ, अगर वो कर पाता अरेस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, सीधा सा बात है। मतलब जो मुझे रिक्वेस्ट किया है ना, अगर मैं नहीं रहता तो वो खुद कर लेता फॉर एग्जांपल, तो मैं भी कर सकता हूँ, सीधा सा बात है, ठीक है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर दूसरे लोकेशन का रिटर्न में ओरली मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एक्यूज्ड का नाम लेकर और ऑफेंस का नाम लेकर, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? उस बंदे को अरेस्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो बंदा जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी उसको अरेस्ट कर पाता, ठीक है। अच्छा सर, ये तो पढ़ लिए जे तक, याद कैसे रखेंगे सर? ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। चलिए इसके लिए भी एक टेक्निक है, टेक्निक का नाम है लर्निंग टेक्निक, सिप सॉर्डर। क्या नाम है? बोलो मेरे साथ, सिप सॉर्डर। अब आपको ऐसे याद हो जाएगा, बोलो सिप सॉर्डर। सिप सॉर्डर क्या नाम है? सिप सॉर्डर। सी से है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जी सर। आई से है इन्फॉर्मेशन, और आई जो है इसमें दो टाइप का है, एक है 7 साल से कम वाला सज़ा और एक है 7 साल से ज़्यादा वाला सज़ा या फिर डेथ सेंटेंस, ठीक है। पी से क्या है बताओ मुझे? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुका है तो उस केस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। एस से क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर आपके पास से चोरी का सामान मिलता है तो उस केस में आपको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं।
ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, आप पुलिस को उसका काम करने नहीं दे रहे हो, आप उसके कस्टडी से, लॉफुल कस्टडी से भाग रहे हो, एस्केप कर रहे हो, तो उस केस में अरेस्ट कर सकता है। डी से क्या था, डिजर्टर, आप भगोड़ा साबित हो गए हो आर्म फोर्सेस का, डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, ठीक है। ई से एक्स्ट्राडिशन, आप बाहर, इंडिया से बाहर जाके वहाँ पर क्राइम कर आपने किया और एक्स्ट्राडिशन का कानून आप पे लग गया, तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आर से क्या था, आर से क्या था, रिलीज्ड कन्विक्ट, आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम निकले थे और आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम निकले थे जेल से, और जाते ही आपने क्या किया, आपने वायलेशन कर दिया कंडीशंस जो 354 का 5 में दिया गया है, ठीक है, 394 का, सॉरी 394 का 5 में दिया गया है, ठीक है। लास्ट था रिक्वेजिशन, अगर पास वाला कोई लोकेशन से पुलिस वाला, कहीं का भी पुलिस वाला हमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर आदमी को आप अरेस्ट कर लो, तो उस केस में हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे ऑरली बोले या लिख कर बोले, बस कंडीशन ये है कि वो भी अरेस्ट कर पाता तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से नाम बोलो, लर्निंग टेक्निक क्या है, सिप्स ऑर्डर, क्या है, सिप्स ऑर्डर, सी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, आई से था इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन वो भी कितना टाइप का, 2 टाइप का, एक था लेस देन 7 ईयर्स और एक था मोर देन 7 ईयर्स। लेस देन में कितना कंडीशन पूरा करना था या नहीं था, कंडीशन पूरा करना था, याद है 2 कंडीशन, जी सर। इसमें क्या था, ट्विन कंडीशंस, इसमें कंडीशन कोई था क्या, नो कंडीशन, सर सही बोले, ठीक है। अच्छा, पी से क्या था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। एस से क्या था, स्टोलन प्रॉपर्टी, आपके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी मिला है तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर ओ से क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन, आप क्या कर रहे हो, पुलिस वाले को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसके ड्यूटी करने से, या फिर आप उसके लॉफुल कस्टडी से एस्केप कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। डी से डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, आप आर्म फोर्सेस से भगोड़े हो गए, आप भाग चुके आर्म फोर्सेस से, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ई से एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन मतलब आपने इंडिया से बाहर जाकर कोई कंट्री में क्राइम किया और वो कंट्री के साथ इंडिया का एक्स्ट्राडिशन का कानून है, तो आपको उसके केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आर रिलीज्ड कन्विक्ट, आप ताज़ा ताज़ा गरम गरम निकले थे, क्राइम करके रिलीज़ हुए थे और वापस जाके आप 394 का सबसेक्शन 5 के हिसाब से कंडीशन उसका वायलेट कर दिया, तो आपको क्या कर सकते हैं, वापस अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। और लास्ट है आर, रिक्वेजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, दूसरा पुलिस वाला हमको रिक्वेस्ट करता है कि भैया आपके लोकेशन में एक बंदा हमारा जो है वो गया है, ये ऑफेंस उसने किया है, आप उसको प्लीज़ जाके क्या करो, अरेस्ट करो। तो अगर वो कर पाता तो हम भी कर सकते हैं, सीधा सा बात है। यह है सेक्शन 35 का सिर्फ 1 हुआ है, ओ माय गॉड, ठीक है। चलिए, अब इसका लर्निंग टेक्निक याद हुआ, सिप्स ऑर्डर, अब इसको बस करोगे तो अब देखिए पूरा आपको सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सर ये तो सबसेक्शन 1 ही हुआ है, हाँ भाई 1 ही हुआ है, लेकिन सर इसमें तो 7 सबसेक्शन है, हाँ भाई हाँ 7 सबसेक्शन है। तो अभी आप सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 को ही अच्छे से पढ़िए जो मैं आपको बताया, ठीक है। ए से लेके जे तक बता दिया हूँ, ठीक है, आपको पढ़ लेना है। और लर्निंग टेक्निक क्या बताया, सिप्स ऑर्डर, देखो ABCDEFGHI J तक है, ठीक है। आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको आगे का पढ़ाई करेंगे, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 से लेके 7 तक पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 39 स्टार्ट करेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपको देखिए ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कोई बताते नहीं हो तो मुझको समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।